क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजपाल सिंह महेंद्र सिंह यादव। तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पीछे से लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा जारी है। सुन पा रहे हैं विपक्ष के हंगामे की आवाजें। स्पीकर कार्यवाही को नियमानुसार आगे बढ़ाते हुए सदन चले और प्रश्नकाल सभी मान्य सदस्यों का समय होता है। आज राज्यपाल जी का है, प्रियंका गांधी जी का भी है, अन्य सदस्यों का भी है। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हुआ है। 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं और देश की जनता सदन को चलती हुई देखना चाहती है। आपसे भी ये अपेक्षा करती है। पोस्टर और नारेबाजी के लिए आपको नहीं भेजा है, आपको चर्चा के लिए भेजा है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं सदन चलाने ऐसा सदन में नहीं चला सकता। आप जाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, प्रश्नकाल पर नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य विदेश मंत्री जी बात मत करिए इनसे। माननीय सदस्य चलिए बैठिए इधर। कोई भी माननीय सदस्य स्पीकर के कहने के बावजूद लगातार वहां पर हंगामा जारी है। सदन की मर्यादा बनाए रखो। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। विपक्ष की सांसदों का हंगामा लगातार जारी रहा। स्पीकर ने उन्हें समझाया कि देखिए प्रश्नकाल का समय सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हंगामा बंद कर कार्यवाही को शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ाया जाए। लेकिन विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे और कार्यवाही अब लोकसभा की 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, विरोध के बाद फिल्म घूसखोर पंडित के प्रोड्यूसर ने फिलहाल फिल्म को प्रमोट करने के फैसले पर रोक लगा दी है। फिल्म प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने कहा कि फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है। फिल्म में पंडित सिर्फ काल्पनिक चरित्र का नाम है। हम सबकी भावना का सम्मान करते हैं। फिलहाल हम फिल्म का प्रमोशन रोक रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, मनोज वाजपेयी स्टारर फिल्म घूसखोर पंडित के नाम पर विरोध दर्ज कराया गया था और कहा गया था कि ये एक समाज को टारगेट करते हुए समाज के खिलाफ दुष्प्रचार करने की नीति के तहत ये फिल्म लाई जा रही है। लेकिन अब इस विरोध को देखते हुए फिल्म प्रोड्यूसर ने फिल्म के प्रमोशन पर रोक लगाने का ऐलान किया है। हम सबकी भावना का सम्मान करते हैं, ये कहना है फिल्म निर्माता नीरज पांडे का। और आप देख रहे हैं तस्वीरें जो विरोध में यहाँ पर बैनर लेकर प्रदर्शनकारी उतरे। फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है, ये कहना है फिल्म के प्रोड्यूसर नीरज पांडे का। फिल्म में पंडित सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र का नाम है, लेकिन हम सबकी भावना का सम्मान करते हैं। फिलहाल हम फिल्म का प्रमोशन रोक रहे हैं, इस बात की जानकारी नीरज पांडे ने दी। फिल्म को एक अंश से नहीं बल्कि समग्र तरीके से देखना चाहिए। जो काल्पनिक नाम है उस किरदार का, वो किरदार काल्पनिक है, नाम काल्पनिक है, लेकिन ब्राह्मण समाज की ओर से इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराई गई। कहा गया कि ये समाज को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है। घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर ब्राह्मण समाज में उबाल है। फिल्म के टाइटल और कुछ संवाद को लेकर उसे हटाने की मांग की जा रही है। वहीं लखनऊ में फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ब्राह्मण समाज इस फिल्म का विरोध कर रहा है और अब फिल्म के प्रोड्यूसर ने फिल्म के प्रमोशन पर रोक लगाने का फैसला लिया है, लेकिन विरोध लगातार जारी है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारी उतरे सड़क पर और फिल्म को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। तो फिल्म घूसखोर पंडित विवाद पर बोली हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती। पंडितों का अपमान किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष है। फिल्म को कड़े शब्दों में फिल्म की निंदा करती हूं, फिल्म पर रोक लगनी चाहिए, ये कहना है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। मायावती ने कहा कि इस फिल्म के जरिए पंडितों का अपमान किया जा रहा है और इस फिल्म की वजह से ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। कड़े शब्दों में इस फिल्म की निंदा की जानी चाहिए और फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब इसमें सियासी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती सामने आई हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म ने ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत किया है, कड़े शब्दों में इस फिल्म की निंदा करनी चाहिए। और अब बात करते हैं पंजाब की जालंधर की, जहां मॉडल टाउन इलाके में शुक्रवार सुबह आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की हत्या कर दी गई। घटना मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा साहिब के बाहर हुई, जहां अज्ञात हमलावरों ने करीब 10 राउंड फायर किए। घायल अवस्था में लकी को निजी अस्पताल ले जाया गया था। ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी जान नहीं बच पाई। मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने अचानक अपनी थार गाड़ी में सवार लकी ओबरॉय पर अंधाधुंध फायरिंग की और वारदात को अंजाम देकर भाग गए। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस हत्याकांड की जांच कर रही है। बदमाश आए थे और करीब से 10 राउंड फायरिंग की, जिस हमले में लकी ओबरॉय की मौत हो गई। नहीं हले तो जी प्रीलिमिनरी हो रहा है कि ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਾਉਂਡ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। 8 बजे गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होकर बाहर निकले हैं और अपनी गाड़ी में बैठने लगे हैं और आगे से 2-3 लोग जो लोहे की बुक्कल वगैरह लगाई हुई थी और एक्टिवा सवार थे, उन्होंने उस पर जो है कि जो वो अपनी गाड़ी में बैठने लगा, जो आप गाड़ी देख रहे हो, तो इसमें उस पर गोलियां जो फायर कर दिए, आर्गन फायर कर दिए। सतविंदरपाल सिंह उर्फ लक्की ओबराय जो ਜਿਹੜੇ श्री राम सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8:10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਏ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਅਨਰਿਕਾਰਡੇਬਲ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਤੇ 9 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੋਡੀ ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਅਨਰਿਕਾਰਡੇਬਲ ਸੀ। ਆਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਟਾਫਟ ਇੰਟੂਬੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, CPR ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ पेशेंट बच नहीं सके। पंजाब में हुई हत्या पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पंजाब में अराजकता का माहौल है, वहां हत्या, लूट, डकैती आम बात हो गई है। फिरौतियाँ, वसूली, धमकियाँ और गैंगस्टरिज्म ये पंजाब में चरम सीमा पे है। पंजाब बिहार बनता जा रहा है और यहाँ की सरकार उसकी तरफ जो पर्याप्त ध्यान है वो नहीं दे रही है। पूरा अराजकता का माहौल है। ऐसे में पंजाब जैसे जो एक तटीय राज है जिसका जो बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगता है, तो ऐसे राज्य में ऐसी स्थिति का लंबे समय के लिए बने रहना
ना देश के लिए अच्छा है, ना पंजाब के लिए अच्छा है, ना पंजाब की जनता के लिए अच्छा है। तो सरकार को अनुरोध है कि वो अब पिछले 70 साल में क्या हुआ, जो लगातार वो उसका ढोरा पीटते रहते हैं, उसको छोड़कर उनके। सचिन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सचिन, जहां इस वारदात के बाद एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो अब इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। जी बिल्कुल, प्रोसेस में सियासी रंग तो लेगा ये, क्योंकि बैक टू बैक इंसिडेंट हो रहे हैं पंजाब में। कानून व्यवस्था जो है उसके ऊपर लगातार सवाल तो उठ ही रहे हैं। पिछले साल इतने ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, खासकर टारगेटेड किलिंग के, और अपोजिशन जो है आज से नहीं, जब से आम आदमी पार्टी सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर जो है बड़ा इशू है पंजाब में। चाहे सिद्धू मूसेवाला का कत्ल देख लें, या फिर उसके बाद जो है गैंगस्टर्स जो है लगातार धमकियां दे रहे हैं, चाहे सिंगर्स को टारगेट करें, चाहे ट्रेडर्स को टारगेट करें, तो इशू तो है ही है। पंजाब में कानून व्यवस्था जो है बड़ा इशू है, और अपोजिशन जो है लगातार सरकार को जो है इसके लिए टारगेट करती रही है। और अब जो इंसिडेंट हुआ है इसमें तो बैक टू बैक है। आम आदमी पार्टी के सरपंच का कत्ल जो है अमृतसर में हो जाता है, आज सुबह जो है इस आम आदमी पार्टी के नेता का कत्ल जो है जालंधर में हुआ है। तो ये काफी बड़ा इशू है पंजाब में कानून व्यवस्था जो है, और लगातार जो अपोजिशन है कांग्रेस और खासकर शिरोमणि अकाली दल, वो आम आदमी पार्टी को इसके ऊपर घेरते रहे हैं। और आज का जो कत्ल है इसमें फ्रेश जो है वो मौका जो है वो अपोजिशन को दिया है सरकार को घेरने का। सरकार बार बार दावा करती है कि हम जो है कैंपेन चला रहे हैं, गैंगस्टर्स के खिलाफ जो है गैंगस्टर्स को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल के शुरुआत में जो है ऑपरेशन पहाड़ भी शुरू किया था कि हम गैंगस्टर्स को वाइप आउट कर देंगे, पर बैक टू बैक इंसिडेंट हो रहे हैं। और ऐसे हुए आप देखेंगे कुछ दिन पहले यहाँ मोहाली में, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है मोहाली, और मोहाली में एसएसपी ऑफिस के बाहर ही गैंगस्टर्स ने जो है अपने विरोधियों को टारगेट किया था, और इसका जो है कत्ल जो है बिल्कुल एसएसपी ऑफिस का जो गेट है उससे कुछ मीटर की दूरी पर कत्ल कर दिया था। तो गैंगस्टर्स के हौसले किस कदर बुलंद हैं उसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। पुलिस बार बार दावा करती है, पर जब इतना कुछ हो रहा है तो राजनीति तो इसके ऊपर होगी, और कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल जो पहले खड़े हो रहे थे अब दोबारा जो है अपोजिशन सवाल खड़े करेगा, जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ। जी, बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के स्वागत समारोह के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंच पर उड़ाए जा रहे बलून में अचानक विस्फोट हो गया। कार्यक्रम के दौरान मंच से बलून छोड़े जा रहे थे और नीचे श्याम टेलर का स्वागत किया जा रहा था। मंच पर श्याम टेलर को माला पहनाई जा रही थी। इस दौरान अचानक ही करीब 50 गुब्बारे एक साथ फट गए, जिससे गुब्बारे बड़े गोले में तब्दील हो गए। इसके बाद श्याम टेलर सहित दूसरे कार्यकर्ता मंच से नीचे गिर गए और कार्यक्रम स्थल पर हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि आग फैली नहीं, वरना कुछ लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखें। देखिए, ये गुब्बारे जो फट गए, धमाका हुआ और आग के गोले में ये तब्दील हो गए। तो इस तरह का ये दूसरा हादसा है, बता दें आपको। इससे पहले मुंबई के गोरेगांव में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। वहां एक लिफ्ट के अंदर, एक इमारत की लिफ्ट में एक लड़का हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे ले जा रहा था, तभी गुब्बारा फट गया और आग लग गई। हादसे के दौरान लिफ्ट में मौजूद तीनों ही लोग मामूली रूप से घायल हुए। आग लगते ही लिफ्ट में मौजूद तीनों लोग तुरंत ही बाहर निकल गए। घटना 2 फरवरी रात करीब 11 बजे की है। गनीमत रही कि जब धमाका हुआ तब लिफ्ट के दरवाजे खुले थे, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वीडियो के आखिरी हिस्से में लिफ्ट के अंदर थोड़ी आग और बलून के टुकड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। मामले की शिकायत पुलिस से दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद नागरिकों और सोसाइटी प्रबंधन से सतर्क रहने की अपील की गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दोनों ही हादसे गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की वजह से हुए, जो अत्यंत ही ज्वलनशील होती है। इससे आग या विस्फोट का गंभीर खतरा रहता है। उसमें कौन सी गैस भरी हुई थी, इसलिए ये तो जांच का विषय है, हम वीडियो देख के नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि वो सस्ती होती है हीलियम से
और जब कोई भी एक बलून अगर थोड़ा सा लीक हुआ होगा तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क के वजह से उसमें फायर के जैसे माहौल बन गया था। हम कभी भी एडवाइज नहीं करेंगे किसी को भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करो बलून्स में, क्योंकि बलून्स हम हमेशा अच्छे ओकेजन पे यूज करते हैं, पार्टीज में यूज करते हैं, सब लोग खुशनुमा रहते हैं, कैंडल लाइट्स होती हैं। तो अगर आप वहां पे हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा भी कैंडल के पास लेके गए वो फायर कैच कर लेगा। हीलियम जो गैस होती है, अगर आप उसको जला भी देंगे कैंडल में तो उसी पॉप करेगा, इट विल नेवर कैच अ फायर। तो यूपी के बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह के पास एक युवक के माथे पर लगे तिलक को जबरन धुलवाने का मामला सामने आया। यहां पर युवक रास्ते से गुजर रहा था, जहां पर विशेष समुदाय का एक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है और फिर उसकी गर्दन दबोचकर उसे अपनी दुकान के पास ले जाता है, जिसके बाद जबरन पानी से उसका तिलक धुलवा देता है। पूरा मामला बाजार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि हरीश शर्मा नाम का युवक सड़क पर जा रहा था, जहां पर एक विशेष समुदाय का दुकानदार उसे पकड़ लेता है और फिर पानी की बोतल से उसका तिलक जबरन धुलवा देता है। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित युवक का आरोप है कि इस दौरान उस पर धार्मिक टिप्पणी भी की गई और थप्पड़ भी मारा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने दुकानदार जावेद वर्सी को डिटेन कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। कैलाशपुरी के रहने वाले कमल कल शाम दफ्तर से घर लौट रहे थे। जब देर रात तक वो घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने उनकी खोजबीन शुरू की। जब कुछ खबर नहीं लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। सुबह 7 बजे पुलिस ने जानकारी दी कि कमल की बॉडी गड्ढे से बरामद हुई है। एक सर्कुलर भी जारी हुआ था और मैंने आकर सबसे पहले यहाँ चलने वाले काम में सभी सुरक्षा के मानकों का इस्तेमाल हो रहा था या नहीं, इसकी जांच की है। और अपीयरेंटली तो ये दिखता है कि सभी सुरक्षा के मानक थे। मैंने यहाँ चीफ इंजीनियर जल बोर्ड को हिदायत दी है कि तुरंत एक कमेटी बनाकर यहाँ के सुरक्षा मानकों की जांच की जाए। अगर सुरक्षा मानकों में कुछ कमी थी तो उस कमी को जिम्मेदार अधिकारी या ठेकेदार उनको तुरंत दंडित किया जाए। मगर ये सब किसी एक नौजवान की अकाल मृत्यु की पूर्ति नहीं कर सकते। मैंने यहाँ इन सब चीज़ों को जांचकर बची हुई सड़क को चौड़ा करके उस पर ट्रैफिक का फ्री फ्लो हो, बाकी सब लोगों की भी सुविधाएं उसमें बने, इन सब विषयों पर हमने पिछले 1-1.5 घंटे में जांच करके बातचीत की है। चीफ इंजीनियर जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, पुलिस, मैंने जॉइंट सीपी पुलिस और ट्रैफिक को भी कहा है कि यहाँ के ट्रैफिक को सुचारू करने की व्यवस्था करें। सर, इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी जो इसमें अगर कुछ जल बोर्ड के अगर कुछ जो अगर अभी अपीयरेंटली दिखता है कि यहाँ पर सभी मानक थे, सब बैरिकेडिंग थी। एक बार जांच के लिए मैंने चीफ इंजीनियर को कहा है, वो एक कमेटी बनाकर सब सुरक्षा मानकों का ऑडिट करेंगे और अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो इस साइट के इंचार्ज और ठेकेदार दोनों को दंडित किया। घर वालों से बातचीत हुई सर, घर वालों ने क्या कहा है आपको? इस समय कोई कहने की बात नहीं। आप मतलब उनसे मैंने अपना संवेदनाएं व्यक्त की। तो आपने सुना ही, हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के मंत्री आशीष सूद, जो कि इस इलाके के विधायक भी हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग है वो लगातार हो रही थी और उसके बावजूद लेकिन एक बड़ी घटना जो है वो सामने आती है। जिस तरीके से ये खुला रोड है पूरा, एक बार अगर मेरे सहयोगी परवीन दिखाने की कोशिश करें, दिखाइए एक बार परवीन, ये मेन रोड है, ये देखिए जनकपुरी के B3B ब्लॉक का। और ये सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो ये हरे रंग की एक अब यहाँ पर चादर लगा दी गई है। ये चादर अभी लगी है, बाद में अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है। हालांकि देखिए दिल्ली के जो मंत्री हैं आशीष सूद, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुरक्षा के सारे मानक थे, लेकिन फिर सवाल ये खड़ा उठता है कि आखिर कैसे वो नौजवान इस गड्ढे के अंदर गिर गया और उसकी आखिर मौत हो गई। हालांकि जो आशीष सूद हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक कमेटी गठित कर दी गई है जो इस विषय में अब आगे की जांच करेगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसे गड्ढे जो है वो मौत का कारण बनते रहेंगे और इसमें लोग जो है वो गिरकर उनकी मौत हो जाती है। तो जरूर यकीनन है कि उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उन अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो जो ऐसे लापरवाही वाले काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट परवीन दीक्षित के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़, दिल्ली।
तो स्थानीय विधायक और शहरी विकास मंत्री आशीष सूद मौके पर पहुंचते हैं जहां पर यह हादसा हुआ। उनका कहना था कि लग तो रहा है कि सभी इंतजाम यहां पर किए गए थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर बैरिकेड किया गया था, वहां पर सुरक्षा के मानकों का पूरा ख्याल रखा गया था, तो फिर एक युवक की मौत कैसे हो गई, यह हादसा कैसे हुआ? जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा तो फिर भरा क्यों नहीं, ये सवाल यहां पर उठता है। गड्ढा खुदा था तो घेराबंदी वहां पर क्यों नहीं की गई थी, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि गड्ढा खोदा गया तो लापरवाही की मौत आखिरकार कब तक इंसान मरता रहेगा, इस तरह के हादसे होते रहेंगे। तो अब जांच कमेटी बनाए जाने की बात कही जा रही है। कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी, फिर देखेगी कि आखिरकार किसकी गलती थी और उसके बाद जिसकी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़े सवाल इस घटना के बाद उठते हैं। दिल्ली के जनकपुरी में हुए हादसे पर अब सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। नोएडा की घटना से दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं सीखा, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। दिल्ली में बस रोजाना झूठ बोला जाता है। आम आदमी पार्टी के सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर आम आदमी पार्टी की ओर से कि नोएडा में जो हादसा हुआ उस घटना से दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। ये जो पोस्ट भी किया है सौरभ भारद्वाज ने, दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, उसकी मौत हो गई। नोएडा की घटना, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। जनकपुरी से मेरे सहयोगी उज्जवल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। उज्जवल, जिस तरह से ये हादसा हुआ, मंत्री जी मौके पर पहुंच गए और कह रहे हैं कि लग तो रहा है कि यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, इंतजाम किए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन वही गंभीर सवाल, अगर वहां उस जगह को कवर किया गया था तो फिर हादसा हुआ कैसे? बिल्कुल ठीक, देखिए आपने सही सवाल किया। अगर आप देखेंगे ये कितना गंभीर विषय है, क्योंकि जैसे अभी आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि नोएडा में जिस तरीके से जो इंजीनियर युवराज था नौजवान, उसकी भी गड्ढे में गिरने से मौत हुई थी, खुला वो गड्ढा था, वही अगर आप देखेंगे तो वो तस्वीर आपको यहाँ पर एक बार दोबारा दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी। जनकपुरी का ये इलाका है और देखिए B3B ब्लॉक है। एक बार ये सहयोगी मैं अपने प्रवीण से कहूँगा, देखिए कितनी बिजी है सड़क है। आप देख सकते हैं कि सड़क एक साइड का जो है वो चल रही है और एक साइड जो है वो काम चल रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आगे जो है ये देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जो वो युवक था वो यहाँ से अपनी बाइक से जो है अपने घर से अपने ऑफिस से जो है वो घर की तरफ आगे बढ़ रहा था और उसके बाद एक काफ़ी बड़ा गड्ढा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए अभी ये हरी चद्दर लगा के उसको जो है वो कवर कर दिया गया है। वो काफ़ी बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा, क्योंकि वो हमने देखा है तो उस गहरे गड्ढे के अंदर उस युवक की गाड़ी गिर जाती है, उसकी बाइक गिर जाती है, जिसके बाद उसकी जो है वो मौके पर मौत हो जाती है। परिवार वालों से देखिए जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है, पूरी रात भर उन्होंने जो आसपास के इलाके हैं वहाँ के थानों के चक्कर काटे हैं और सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास परिवार वालों को कॉल गया है, जहाँ पर उनको बताया गया कि उसकी जो है वो बॉडी मिल गई है। लेकिन सवाल यही खड़ा उठता है कि आखिर क्या जिस तरीके से जो गड्ढे जो है वो मौत का कारण बन रहे हैं, मौत के गड्ढे बन रहे हैं, उसके ऊपर आखिर कब जो है वो सरकार जागेगी? नोएडा से आखिर कोई सीख क्यों नहीं ली गई? जिस तरीके से गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है, वो अधिकारी जो है जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनके ऊपर आखिर कब जो है वो कार्रवाई होगी? और जो है आशीष सूद ने खास एबीपी न्यूज से बातचीत जिस जगह पर ये हादसा हुआ है, क्या उस स्पॉट को कवर करता हुआ कोई कैमरा वहां पर आपको दिखाई दिया हो? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर काफ़ी लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप ये देखेंगे सामने तो ये सोसाइटी है, एक ग्रीन वाली अपार्टमेंट है B3B। यहाँ पर भी जो है देखिए सीसीटीवी लगाए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो दुकानें हैं उनके भी सीसीटीवी हैं। और यहाँ पर जो है वो स्थानीय लोगों ने भी जब बातचीत की थी, आशीष सूद यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ये रोड काफ़ी टाइम से खुदा हुआ है और इस रोड की वजह से, यहाँ खुदने की वजह से ट्रैफिक की भारी समस्या रहती है। उसके बाद यहाँ पर एक स्कूल भी है, तो बच्चे भी इस सड़क से जो है वो आते जाते हैं, जो यकीनन कहीं ना कहीं सुरक्षा में अगर बड़ी चूक हो जाए तो इस तरीके की जो घटना है वो हो सकती है। तो लोगों ने भी यहाँ पर जो है वो आशीष सूद से अपील की है कि इस मामले में जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई जल बोर्ड का काम हो रहा है तो फिर वो लटका हुआ क्यों है? एक सवाल ये है, आखिर ये काम जिस तरीके से यहाँ पर लोग जो बातचीत कर रहे थे, सर आप यहाँ पे रहने वाले हैं, यही के रहने वाले हैं?
अच्छा, यहीं के नहीं रहने वाले? ये आप नया आया हूँ मैं अच्छा, यहाँ। तो यहाँ पर ये कब से खुदा हुआ है? ये रात को खुदा है। ये पूरा ये मतलब ये जो यहाँ पे जल बोर्ड का काम चल रहा था, रात को खुदा। ठीक है। तो देखिए जो लोग हैं वो अलग अलग यहाँ पर अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने आशीष सूद से बातचीत की उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो काम काफ़ी टाइम से चल रहा है। और ये देखिए, अगर देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पर गड्ढा हो रखा है और एक पीछे अगर मेरे सहयोगी दिखाना है, उज्ज्वला बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। जरा ये बताएं कि जो आशीष सूद मंत्री जी दावा कर रहे थे कि वहां पर बैरिकेडिंग भी की गई थी, क्या वो बैरिकेडिंग आपको दिखाई दी? अभी तो हरा पर्दा नजर आ रहा है, लेकिन बैरिकेडिंग थी क्या वहां? देखिए, मेरे को बिल्कुल ठीक कहा आपने। बैरिकेड्स की अगर आप बात करें, जैसा कि आशीष सूद मंत्री जो यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा के सारे मानक थे, इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो इस तरफ से हमें कोई भी यहाँ पर बैरिकेड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक पर्दा लगाया गया, वो भी देखिए पर्दा हालांकि हो सकता है कि अभी लगाया हो, अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन साफ तौर पर बैरिकेड्स हमें नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन वहाँ से अगर आप दूर देखेंगे तो दूर एक बैरिकेड ज़रूर हमें उस तरफ को दिखाई दे रहे हैं जहाँ से ये सड़क शुरू होती है। लेकिन यहाँ से अगर आप इस तरफ को आगे जा रहे हैं, इस तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बैरिकेड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही ये तस्वीर जो है, अगर आप पीछे भी देखेंगे तो पीछे भी यही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। ये सड़क जहाँ पर सीधी जा रही है वहाँ पर भी साफ तौर पर हमें जो है वो बैरिकेड्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप लोग क्या यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग हैं यहाँ के रहने वाले? तो देखिए, लोग काफ़ी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो लगातार हम कर रहे हैं। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। जो भाई है मेरा। वो आपका भाई है जिनका दोस्त है, मतलब भाई है। क्या नाम था? कमल ज्ञानी। कमल ज्ञानी। तो कमल ज्ञानी क्या करते थे? जॉब करता था बंदा। अच्छा। HDFC बैंक में जॉब करता था। कॉल सेंटर था उसका, रोडनी सेक्टर 10 में। वहाँ से रात को आ रहा था वापस। हमने उसको रात को फ़ोन किया था पूछने कहाँ पहुँचा है, तो उसने बोला कि मैं DC सेंटर पहुँच गया हूँ। 11:53 में बात हुई थी हमारी। उसने बोला 10 से 15 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हमने उसका वेट किया काफ़ी देर तक, बट वो नहीं आया। 12:30 तक हमने वेट किया, नहीं आया। तो फिर थोड़ी घबराहट सी होने लग गई कि जो बंदा टाइम पे आया था डेली, वो क्यों नहीं आया। 3 साल से नौकरी कर रहा था वहाँ पे वो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने बोला और वो नहीं पहुँचा घर पे हमारे को। तो हम रात को ढूंढते हुए निकले, क्योंकि आजकल वैसे अफवाह चल रही है कि लड़कियाँ गायब हो रहे हैं, अफवाह चल रही है आजकल। तो हम उसको ढूंढने पहुँचे यहाँ पे, तो ढूंढते तो हमें नहीं मिला हमारे को। फ़ोन रिंग में जा रही थी, बट उठा नहीं रहा था फ़ोन। हमें लगा कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। हम देखने आए इस रोड पे, कुछ नहीं था ऐसा। तो हमें लगा कि अब तक कुछ हो गया हो या कुछ चोरी हो रही हो, फ़ोन चुरा लिया हो, किसी ने फ़ोन मार लिया हो या बाइक वाइक चुरा लिया हो, तो कहीं मार मुर के कहीं लड़ाई होगी, मार मुर के कहीं इधर गिरा हो, घायल पड़ा हो। तो हम रात को गए, थाने गए थे हम जनकपुरी वाले में। इन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी हमारी। थाने में दर्ज नहीं करी रिपोर्ट? क्यों? मना कर दिया कि 24 घंटे से पहले हम कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला सर कुछ भी करिए प्लीज़, हमें कुछ तो ऐसा कुछ करिए कि हमारे साथ ढूंढिए, या कुछ यहीं से लड़का गायब हुआ है, रात को घर आ रहा था। इन्होंने मना कर दिया क्लियरली कि हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते 24 घंटे से पहले। ज़्यादा सुबह हम 11 बजे के बाद ही रिपोर्ट दर्ज करेंगे। तो हमने इनसे रात को हमने लड़ाई करी, पुलिस स्टेशन में हमने बात करी, सब कुछ करा। तो इन्होंने लास्ट ऑप्शन हमारे को बोला कि चलो आप उसका नंबर दीजिए, हम ट्रेस कर लेते हैं नंबर उसका। इन्होंने उसका नंबर ट्रेस किया। इन्होंने बोला चलो ठीक है, हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं, वहाँ पर जाके देख लीजिए। इन्होंने हमें लोकेशन भेजी, और लोकेशन भेजते ही जैसी उन्होंने भेजी, हम क्लिक करने वाले लोकेशन उन्होंने डिलीट कर दी वहाँ से, अपने आप डिलीट कर दी। वही होगी 1:30 बजे की बात करीब रात को इन्होंने डिलीट कर दी लोकेशन। अब लोकेशन डिलीट हो गई है, तो फिर हम दोबारा गए इन पे, तो इन्होंने बोला कि सर हम आपको लोकेशन नहीं दे सकते, ये कॉन्फिडेंशियल वो है, हम आपको नहीं दे सकते अभी जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। बट फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, बहुत 2 ऑफिसर अच्छे थे वहाँ पे, तो उनसे रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने बोला कि हम आपको एक थोड़ा सा बता देते हैं कि आपका जो पार्क है, उस पार्क के 200 मीटर के दायरे के अंदर उसकी फ़ोन की लोकेशन दिखा रहा है, आप ढूंढ लीजिए वहाँ पर जाके। तो फिर वहाँ पे वो जो ऑफिसर थे वो हमारे साथ आए। हमने पूरा पार्क देखा रात को, टॉर्च जला के, फ्लैश जला के। पार्क में कुछ नहीं मिला। फिर आगे वाला पार्क देखा, वहाँ नहीं मिला। फिर हमने कई लोगों से यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हादसा तो नहीं होता कहीं कि चोरी चकारी होती हो या कुछ होता हो। तो बोला सर इस तरफ तो नहीं था, बट रोड के उस तरफ, पार्क के उस तरफ। गड्ढे में कब पता लगा आपको कि यहाँ पर जो है? सुबह 7 बजे, जब हम पूरी रात भर यहाँ पर ढूंढते रहे उसको। ढूंढने के बाद हमने थाने में रिपोर्ट लिखाने का नहीं लिखी। फिर हम दोबारा, हमें लगा कहीं ऑफिस से फ़ोन आ गया, दोबारा चले गया ऑफिस। फिर हम दोबारा ऑफिस गए उसके सेक्टर, वहाँ भी नहीं मिला। फिर वहाँ के थाने में रिपोर्ट लिखाई, उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने पीरागढ़ी लिखाई, वहाँ भी मना कर दिया। फिर हमने जनकपुरी लिखाई, उन्होंने मना कर दिया। फिर हम क्या बोलते हैं, ये जनकपुरी उसमें गए थे पीछे यहाँ पे, उन्होंने मना कर दिया। फिर हम पूरी रात भर ढूंढते रहे। 7 बजे सुबह हम यहाँ से घर गए कि हमने 11 बजे वापस थाने में आना है, फिर रिपोर्ट लिखाएंगे, फिर दोबारा ढूंढेंगे। हम घर पहुँचे भी नहीं थे, पुलिस वालों को यहाँ से फ़ोन आया,
उसी भाई के नंबर से, हाँ, कि आपका भाई का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। हम यहाँ पे सुबह पहुँचे, घर पहुँचे भी नहीं थे, हम वापस मुड़ के आधे रास्ते से हम यहाँ पे आए तो देखा भाई की बॉडी को बिल्कुल पैक कर रखा है उन्होंने कट्टे के अंदर, वाइट करके उसमें, और बाइक पड़ी है उसके अंदर, और हेलमेट और बाहर वो पड़ा हुआ है, और फ़ोन उनके पास पड़ा हुआ है। तो सारी गलती पुलिस वालों की है। अगर ये रात को हमारे साथ 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारे साथ ढूंढ लेते ना ये, तो आज हमारा भाई घायल जरूर होता मगर हॉस्पिटल में जिंदा होता, उसको 6-7 महीने में वो रिकवर करके जिंदा खड़ा होता। बट इनकी गलती की वजह से आज वो बंदा बिल्कुल डेथ हो गया है। पुलिस की यानी साफ तौर पर गलती मान रहे हैं आप? साफ गलती पुलिस की है। अगर रात को 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज़ करती है हमारे साथ, ढूंढने निकलती, ज़्यादा नहीं 4 बंदे भी ढूंढने निकलते हैं, और उन्होंने जो लोकेशन इनके पास आ गई थी उस लोकेशन को ट्रेस करके पहुंचते तो 100% है कि मेरा भाई आज जिंदा होता, रात को ही मिल जाता। आप किसी बंदे को चोट लगी है, वो 7 घंटे इसके अंदर पड़ा हुआ है, मैंने इनकी मान ली कि वो अपनी गलती से गिरा है। 7 घंटे यहाँ पर पड़ा। मृतक के परिचित हैं वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस की गलती, लापरवाही देखने को मिली है।